हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग चैप्टर देखने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का सबसे टफ चैप्टर में से एक है। ठीक है, सबसे टफ चैप्टर माना जाता है और जितने भी चैप्टर्स आप देखेंगे उसमें सबसे ज्यादा जो हार्ड न्यूमेरिकल्स है वो भी इलेक्ट्रिसिटी के ही होते हैं। एंड मैंने जो फील किया है कि अगर लास्ट फाइनल एग्जाम तक आते आते भी अगर मैं बार बार पूछूँ कौन सा चैप्टर रिवाइज कराना है तो वो सब लोग इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा अच्छे से आप लोग समझ सकें, क्योंकि यूट्यूब में वीडियो है तो आप लोग बार बार रिपीट में देख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के लिए। और चैप्टर क्या है, एक चीज मैं जो बताना चाहता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि जो मैं न्यूमेरिकल्स की जो सीरीज है वो बिल्कुल सेपरेट कर रहा हूँ। जो मैं समझाने वाला टॉपिक है वो बिल्कुल अलग रहेगा और जो न्यूमेरिकल के वीडियो होंगे एक्चुअली एक ही वीडियो बनेगा, उसमें सारे के सारे एक ही दिन में सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे हम स्टार्टिंग से एंड तक, या फिर अगर दो में करना चाहे तो दो में करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज आती है इलेक्ट्रिसिटी। आखिर इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से आती है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं द फिजिकल फिनोमेना एसोसिएटेड टू द इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज पार्टिकल, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, आप लोगों ने पता है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जितने भी आपके घर में अप्लायंसेस होते हैं, चाहे वो माइक्रोवेव हो, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे बल्ब हो, फैन हो, टीवी हो, कुछ भी हो, तो हर चीज को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी है क्या? ठीक है, फिर अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। अब इलेक्ट्रिसिटी में भी आप लोगों को याद होगी 7th क्लास में भी आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, बट वहां पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो डायनेमिक होगा। ठीक है, वहां पर आप लोगों ने चार्ज पार्टिकल के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, आपने एबोनाइट रॉड को या सिल्क के साथ रब किया, कोई चार्ज आया, ठीक है, उसके बाद आपने देखा अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, जो भी है। यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले वो है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, छोटी छोटी डेफिनेशन आती है, स्विच एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्विच और इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आखिर स्विच क्या होता है? तो स्विच की डेफिनेशन में आता है इट क्रिएट्स अ कनेक्शन बिटवीन अ बल्ब एंड अ बैटरी। ठीक है, एक बल्ब और एक बैटरी के बीच में कनेक्शन, जितने भी हमारे घर में स्विचेस होते हैं ये वही है। ठीक है, ये सिर्फ कंडक्टिंग लिंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक जगह से आ रहा है करंट, ठीक है, लेकिन उसने स्विच ने, क्योंकि स्विच अभी ओपन नहीं है, वो क्लोज है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो एक की है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही काम करता है कि अगर यहाँ पर बीच में डॉट नहीं है तो दैट मीन्स वो अभी ओपन है। ठीक है, और क्लोज होगा तो दैट मीन्स जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, अगर ओपन है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। दूसरा आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट आप बहुत बार बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि कोई भी सर्किट हो गया, ऐसे हो गया, आपने कोई बल्ब लगा दिया यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। इलेक्ट्रिक सर्किट में मेन चीज क्या होती है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज होना चाहिए, ठीक है, और कंटिन्यूस होना चाहिए। तो उसकी डेफिनेशन में आता है इट्स अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा और वो क्लोज कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। बात आते हैं हम लोग सीधा बात है इलेक्ट्रिक करंट की, जो मेन चीज है। अभी तक तो जो चल रहा था वो काफी नॉर्मल था। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट, इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नहीं देखा जाए तो चार्ज भी बोल सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अभी एग्जैक्टली मैं समझाऊंगा इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज है, कैसे के, बट यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन्स ना लिखकर चार्ज ही लिखना। ठीक है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी हेल्प से हम लोग फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक लॉजिक बता रहा हूं, वो लॉजिक हमेशा याद रखेंगे कि हम लोग एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, उस डेफिनेशन की हेल्प से हम लोग उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। उस फॉर्मूला की हेल्प से हम उसकी एसआई यूनिट निकालेंगे। उसकी एसआई यूनिट जब निकल जाएगी तो फिर फॉर्मूला और एसआई यूनिट और डेफिनेशन तीनों की हेल्प से हम डेफिनेशन निकालेंगे। किसकी? एसआई यूनिट की, डेफिनेशन ऑफ एसआई यूनिट। ठीक है, ये चार चीज, डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, उसकी एसआई यूनिट और फिर डेफिनेशन उसकी एसआई यूनिट की। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन। हमें पता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अब हमें क्या निकालना है? डेफिनेशन में पता है, हम किस पे हैं? फॉर्मूला पे। तो फॉर्मूला निकालना है किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया करंट का फॉर्मूला क्या होगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, रेट वर्ड कब आता है? 9th क्लास में आपने पढ़ा है। ठीक है, एक्सेलरेशन में ही पढ़ा है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है, मोमेंटम में भी पढ़ा है। तो रेट वर्ड कहां पर आता है? जहां पर डिवाइड में टाइम होता है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज आ जाएगा आपके पास यहां पर, एंड रेट वर्ड की वजह से टाइम आपका नीचे। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया करंट का। करंट का फॉर्मूला क्या हुआ? चार्ज बाय टाइम। करंट को हम लोग जो डिनोट करते हैं वो आई से डिनोट करते हैं।
चार्ज को डिनोट जो करते हैं वो Q से डिनोट करते हैं, और टाइम को जो डिनोट करते हैं वो T से डिनोट करते हैं। तो आपके पास ये इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पहला फॉर्मूला आ गया। ठीक है, टोटल में 9 फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं हम लोग। इसके बेस पे जो न्यूमेरिकल्स करेंगे वो सारी की सारी बाद में डिफरेंट वीडियो में होगा। फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो हमारा सेकंड जो पॉइंट है वो कवर हो गया। थर्ड आते हैं SI यूनिट पे। तो हमें पता लगाना है कि करंट की SI यूनिट क्या होगी। तो करंट की SI यूनिट निकालने के लिए सिंपल हम इसके SI यूनिट लिखेंगे, इसके SI यूनिट लिखेंगे, और इन दोनों की हेल्प से इसके SI यूनिट आ जाएगी। जैसे करंट निकालना होता है तो आप चार्ज की वैल्यू रखो, टाइम की वैल्यू रखो, करंट आ जाएगा। अभी चार्ज की SI यूनिट रखो, टाइम की SI यूनिट रखो, तो करंट की SI यूनिट निकल आएगी। कैसे? जैसे कि अगर मैं बात करता हूं Q है चार्ज, इसकी SI यूनिट क्या होती है? कूलम। टाइम की SI यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो करंट की SI यूनिट हो गई वो क्या होगी? कूलम पर सेकंड। एंड कूलम पर सेकंड का एक नाम होता है, क्या नाम नहीं होता, ये रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ए क्या होता है आपके पास? एम्पेयर। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, एम्पेयर जो है वो SI यूनिट होती है करंट की। ठीक है, आप सबको पता है कि भाई एम्पेयर जो है वो SI यूनिट है करंट की। लेकिन मे भी क्वेश्चन में पूछ दे कूलम पर सेकंड। क्यों क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे दे कि गिवन है कि 5 एम्पेयर करंट है, बट ऐसे भी दे सकता है कि 5 कूलम पर सेकंड गिवन है। ठीक है, वो आपको समझना है कि कूलम पर सेकंड एम्पेयर ही होता है। दूसरी चीज, ये चीज याद रखना कि जो भी SI यूनिट होती है जो साइंटिस्ट के नाम पर होती है, ठीक है, चाहे एम्पेयर हो जो एंड्रे मेरी एम्पेयर पे रखी गई हो, चाहे वो वोल्ट हो जो अलेजेंड्रो वोल्ट के नाम पे रखी गई हो। ठीक है, तो वो SI यूनिट का हम लोग सिर्फ कैपिटल लेटर एक ही लेते हैं। ठीक है, एक ही अल्फाबेट लिया जाएगा, एक अल्फाबेट कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाएगा। या फिर अगर आप पूरा नाम लिखना चाहते हैं एम्पेयर, तो आपको स्मॉल a से लिखना होगा। जो भी SI यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे होती है उस पर ये रूल एप्लीकेबल होता है कि अगर आपको पूरा लिखना है तो आप स्मॉल a से एम्पेयर लिखो, या फिर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल A लिखो। तो सेकंड चीज हमारी यहाँ हुई थी, थर्ड चीज हमारी यहाँ पर होगी। ठीक है, SI यूनिट हम लोग निकाल चुके हैं। अब SI यूनिट के बाद बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ SI यूनिट। अब बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ SI यूनिट की। तो डेफिनेशन कैसे निकलेगी? डेफिनेशन यहीं से निकलेगी। आपको पता है कि यहाँ पर अगर हम बात करें करंट की, ठीक है, इज इक्वल्स टू कूलम और सेकंड। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपके पास, हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पर आप 111 लिख सकते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो? 111 कर सकते हो। अब इसे अपने फॉर्मूले के साथ रिलेट करना है, जो SI यूनिट है उसे फॉर्मूले के साथ रिलेट करना है, और आपके पास इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। तो आप बोल सकते हो कि 1 एम्पेयर, और I की जगह पे भी मैं यहाँ पर 1 एम्पेयर लिख रहा हूँ क्योंकि कूलम पर सेकंड क्या होता है? 1 एम्पेयर होता है। So 1 ampere of current is constituted when 1 coulomb of charge is flowing in 1 second time. ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, 1 ampere of current is constituted when 1 coulomb of charge is flowing in 1 second time. टाइम लिखने की जरूरत नहीं, 1 सेकंड लिखोगे उतने में हो जाएगा। लेकिन मेन चीज क्या समझाया मैंने, जो आंसर आया वो यही से आया। तो आपने सिर्फ एक चीज बता दी, उसकी हेल्प से ही हमने 4 चीजें यहाँ पर निकाल ली है। तो होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया कि करंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, करंट का मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन से फॉर्मूला सब कुछ हमने डिराइव कर लिया है। इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज। अब फ्लो ऑफ चार्ज आप देखोगे तो भाई फ्लो ऑफ चार्ज करते ही क्यों? तो फ्लो चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चार्ज आयंस होते हैं, तो उनकी वजह से चार्ज फ्लो करता है, और चार्ज के फ्लो की वजह से हम बोल सकते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है। जब इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहली बार डिस्कवर हुई थी, इलेक्ट्रिक करंट सबसे पहली बार डिस्कवर हुआ था, तो उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उस वक्त प्रोटॉन्स थे। तो इस वजह से उस वक्त मान लिया गया कि जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की वो प्रोटॉन की डायरेक्शन होती है। बट अगर हम लोग वैसे देखें कन्वेंशनली, तो जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिसिटी की या करंट की, वो होती है ऑपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रिसिटी की होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट वो भी आता है कि भाई एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट वो भी हम लोग कवर करेंगे अपनी न्यूमेरिकल वाली सीरीज में। इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट हम देख चुके हैं एम्पेयर। 2 SI यूनिट और होती है, SI नहीं सॉरी 2 यूनिट होती है। एक होती है मिली एम्पेयर और एक होती है माइक्रो एम्पेयर। तो मिली एम्पेयर कहीं पे भी आप देखेंगे मिली वर्ड किस लिए आता है? 3 के लिए आता है, डिवाइड बाय 1000, 10 to the -3। तो ये 10 to the -3 हो गया। और जो माइक्रो एम्पेयर है वो क्या हो गया? 10 to the power
-6 एम्पियर। माइक्रो एम्पियर किसके इक्वल है? 10⁻⁻6 एम्पियर के इक्वल है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद जो मेन टॉपिक आता है, काफी ज्यादा जो बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होती है, वो होती है पोटेंशियल डिफरेंस में। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक करंट में अभी भी कुछ डाउट है तो ऑब्वियसली मेरे से आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट है तो। सीधा हम चल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कैसे होता है और उसका फायदा क्या है? हमारे घरों में एक्चुअली जब हम लोग देखते हैं कि अचानक से कोई बल्ब तेज जलने लग जाता है, ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि फैन की स्पीड भी बहुत तेज हो गई है, ठीक है, और या फिर फैन की स्पीड भी कम हो गई है और बल्ब भी धीरे चल रहा है, तो हमारे मुंह से या हमारे पेरेंट्स के मुंह से सिर्फ एक ही टर्म निकलती है, क्या? कि वोल्टेज कम आ रही है या वोल्टेज ज्यादा आ रही है। बट अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो अप्लायंसेस होते हैं वो कौन से हैं? वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है। मतलब कि जो हमारे अप्लायंस है वो सारे इलेक्ट्रिक करंट से चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। लेकिन जब वो धीरे चलते हैं, तेज चलते हैं, तो हम लोग वोल्टेज को दोष दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वोल्टेज और करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि वोल्टेज के बढ़ने पर करंट बढ़ता है और वोल्टेज के कम होने पर करंट कम होता है। ठीक है, जो कि हम सारा का सारा ओम्स लॉ में देखेंगे। तो थोड़ा बहुत आपको समझना है कि जो हम लोग करंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर और जो पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ये काफी ज्यादा रिलेटेड ही रहेगा कॉन्सेप्ट। तो थोड़ा बहुत आपका आइडिया हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस ये है जिसको हम लोग वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं नॉर्मली अभी डेफिनेशन ना भी बता के अगर नॉर्मली समझाऊं तो क्या होता है? ये एक वर्क डन होता है कि जब आपको एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, वर्क बिल्कुल जूल में ही मेजर करा जाएगा। ठीक है, तो उसमें मेजर करा जाएगा आपका कि आपने कितना वर्क किया है टू मूव अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को यूज कैसे करते हैं, समझते कैसे। ठीक है, अब सीधा स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे पोटेंशियल डिफरेंस की, तो उससे पहले थोड़ा सा बात करते हैं आपकी चाहे बायो हो, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ठीक है, चाहे विंड का मूवमेंट हो, हमेशा क्या होता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन या हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही चलता है। हम लोग इवन ये भी देखते हैं कि फिजिक्स में भी काइनेटिक एनर्जी देखी थी हमने, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी देखी थी। तो पोटेंशियल एनर्जी में भी एक हाई पोटेंशियल, ठीक है, दो टंकी है, दोनों में पानी है, दोनों को पाइप से कनेक्ट कर दिया, तो नीचे का पानी ऊपर जाएगा या ऊपर का नीचे? ऑब्वियसली बात है ऊपर से ही नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि वो एक हाई पोटेंशियल में, ये लो पोटेंशियल में। हमेशा जो भी चीज मूव करती है वो हाई से लो में ही मूव करती है। अब हमें पता है, अगर मैं एक सीरीज को फॉलो करने की कोशिश करूं तो भाई हमें पता है कि करंट हमें चाहिए। करंट कब मिलेगा? जब फ्लो ऑफ चार्ज होगा। अभी अभी हमने पढ़ लिया डेफिनेशन में, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो फ्लो ऑफ चार्ज कब होगा? जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। भाई जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, चार्ज फ्लो करेगा, करंट हमें मिल जाएगा। मेन चीज आती है अब इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों करेगा, कैसे करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए हमें चाहिए होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और वो किसकी हेल्प से किया जाता है? एक बैटरी की हेल्प से बनाया जा सकता है। जैसे कि हम लोग मानते हैं कि भाई ये हमारे पास एक बैटरी होगी और ये हमारे पास एक सर्किट हो गया जहां पर ये बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका नेगेटिव एंड हो गया, ये आपके पास पॉजिटिव एंड हो गया। तो कुछ इस तरीके से होता है कि एक तरफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और एक तरफ हमारे पास प्रोटॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। प्रोटॉन से हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, लेकिन हमें क्या समझना है कि यहाँ पर हम लोग मान रहे हैं कि भैया अगर 1000 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, यहाँ पर कितने? 0 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है कुछ? यहाँ पर 1000 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है अभी। बट उसके बाद होगा क्या? यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन्स की और यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन की। अब मान लो कि अभी तक हमने यहाँ पर एक स्विच लगा रखा था, ठीक है, एक की लगा रखी थी जो कि ओपन थी, कोई भी इधर से पास नहीं हो रहा है, एक सर्किट कंप्लीट नहीं है। और जब सर्किट कंप्लीट नहीं है तो हाई प्रेशर लो प्रेशर रीजन क्रिएट ही नहीं हो रहा है। जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया, हमने यहाँ पर ऑन किया, कनेक्ट होते साथ ये हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन, प्रेशर रीजन, ठीक है, और यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन, 1000 इलेक्ट्रॉन 0 इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या? इलेक्ट्रॉन हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो सिर्फ लिखने के लिए, समझाने के लिए कर रहा हूँ कि इसमें 999 इलेक्ट्रॉन हो गए। वहां पर आप देखोगे तो लो भैया 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया और फिर धीरे धीरे करके यहाँ पर 998 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी, तब जाके इलेक्ट्रॉन मूव हुआ। जब इलेक्ट्रॉन मूव की वजह से चार्ज हुआ फ्लो और आपको इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई मिल गई। तो होपफुली आपको समझ में आया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस पर। ठीक है,
समझने के लिए बहुत सारी चीजें होती है पोटेंशियल डिफरेंस में। मेरा पूरा का पूरा 1 घंटे का लेक्चर निकल जाता है सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस में, क्योंकि इसमें बच्चों को डाउट भी बहुत आते हैं कि सर हमारे घर के ऊपर से 2 तारे जाती है, लाइव है, न्यूट्रल है, टच करते हैं, सर्किट कंप्लीट होता है, बैट चिपका हुआ है, करंट कैसे लगा उसे, बर्ड बैटरी, करंट क्यों नहीं लग रहा, हम उछल के पकड़ेंगे तो करंट लगेगा नहीं लगेगा, या फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे डाउट्स आते हैं इसमें, बट हम लोग इतना कवर नहीं कर पाएंगे अभी इसमें। अब हम लोग सीधा यहाँ से चल रहे हैं इसकी डेफिनेशन पे, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया है कि सिर्फ और सिर्फ फ्लो कराने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। अब डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन दिया है वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में डेफिनेशन में वो थोड़ा सा और भी थोड़ा सा 1-2 वर्ड ऐड कर देता है, एक्चुअली 3 वर्ड ऐड करता है, ठीक है, कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट is the amount of work done to move a unit charge from one point to the other। ये डेफिनेशन हो जाती है। अच्छा है कि पूरा का पूरा लिख दो, जो भी बुक में लिखा है पूरा का पूरा लिख दोगे तो अच्छा है। मेन चीज जो है वही मैंने लिखी है अभी यहाँ पर, ठीक है। हमें इसकी हेल्प से, सबको याद होगा डेफिनेशन, डेफिनेशन की हेल्प से एस फॉर्मूला, फॉर्मूला से एसआई यूनिट, और एसआई यूनिट से एसआई यूनिट की डेफिनेशन, ये 4 चीज हम लोग यहाँ पर भी निकालेंगे। डेफिनेशन हमें पता है, अब डेफिनेशन की हेल्प से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फॉर्मूला किसका, वोल्टेज का। तो वोल्टेज की फॉर्मूला की बात करते हैं तो वोल्टेज की फॉर्मूला वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। भाई कितना यहां पर आपको काम करना है एक चार्ज को मूव कराने के लिए, तो कितना आपको काम करना है एक चार्ज को मूव कराने के लिए, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। अब ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। वोल्टेज को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन आप W से रिप्रेजेंट करेंगे, और चार्ज को आप Q से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो फॉर्मूला आ जाता है वो क्या आता है, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, ठीक है। और ये वाला जो फॉर्मूला है W अपॉन Q, ये आपके पास सेकंड फॉर्मूला आता है, जो मैंने 9 फॉर्मूला बताया उसमें से सेकंड फॉर्मूला है। तो दूसरी चीज जो डिराइव करनी थी फॉर्मूला वो हो चुका है। थर्ड जो आता है वो आता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट कैसे निकालना बताया मैंने, सिंपल, इसके एसआई यूनिट रखो, इसके एसआई यूनिट रखो, आपकी इसकी एसआई यूनिट खुद ही आ जाएगी। तो देखते हैं वोल्टेज के लिए एसआई क्या है, वर्क डन की एसआई क्या होती है, जूल, चार्ज की एसआई क्या होती है, कूलम। तो सिंपल क्या बोल सकते हो कि J पर C, लिखने में इसे ऐसे भी लिखते हैं J/C-1। अब प्लीज ये सिंपल मैथ का कॉन्सेप्ट है कि C डिनोमिनेटर है, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, सब माइनस में हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही बात होती है। एंड जूल पर कूलम को हम लोग दूसरा नाम से क्या जानते हैं, वोल्ट, VOLT, एलेजेंड्रो वोल्ट। इसमें भी स्मॉल v यूज करोगे पूरा वोल्ट लिखोगे, या फिर सिर्फ और सिर्फ एक कैपिटल V यूज कर दो वोल्ट के लिए। तो फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। फॉर्मूला की हेल्प से एसेंट आ चुकी है, एसेंट वोल्ट भी है और जूल पर कूलम भी है, जो भी क्वेश्चन में लिखी हुई आएगी वही आपको यूज करनी होगी, ठीक है। लास्ट चीज आती है डेफिनेशन। अब डेफिनेशन कैसे आएगी, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आप बोल दोगे भैया यहाँ पर जो डेफिनेशन है जूल पर कूलम में वो क्या है, वोल्ट है, पूरा पूरा वोल्ट लिख दिया, जूल लिख दिया, कूलम लिख दिया, 1 लगा दिया, 1 लगा दिया और 1 लगा दिया। अगर आप डेफिनेशन लिखोगे तो डेफिनेशन में भी आएगा कि 1 वोल्ट पूछता कैसा क्वेश्चन, क्वेश्चन सिंपल आएगा, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 ओम, डिफाइन 1 वॉट, डिफाइन 1 जूल, ठीक है। आंसर इसका लिखेंगे कैसे, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, V क्या है, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस ही है, तो लिखेंगे कैसे आंसर, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर उसमें बीच में कुछ फालतू टर्म्स आएंगी, वो क्या क्या है, बिटवीन 2 टर्मिनल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट। लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो छोड़ दो। मेन चीज क्या है, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस टू मूव, इट इज द वर्क डन टू, नहीं वर्क डन में नहीं, ऐसा आएगा, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge। दोबारा बोल रहा हूं, 1 volt is the potential difference when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास 1 वोल्ट की पूरी पूरी डेफिनेशन आ गई। तो हमारे 4 चीज फिर कवर हो चुकी है, डेफिनेशन, डेफिनेशन की हेल्प से फॉर्मूला, फॉर्मूला की हेल्प से एसआई यूनिट, और एसआई यूनिट की हेल्प से एसआई यूनिट की डेफिनेशन, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ पर हमारा खत्म होता है। इसके बेस पे भी न्यूमेरिकल्स हैं, इजी न्यूमेरिकल्स है, लेकिन वो भी हम लोग बाद में करेंगे। उसके मैंने एक चीज लिखी है, एमीटर सीरीज, वोल्ट मीटर पैरेलल।
सीरीज पैरेलल का आपको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन थोड़ा सा याद रखना है कि करंट को नापने के लिए जो डिवाइस यूज होता है वो है एमीटर, और वोल्टेज मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है वो है वोल्टमीटर। करंट नापने के लिए जो एमीटर है वो सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है। कैसे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वो सारी बाद में बात है, बस याद करने वाली चीज अभी कि एमीटर को हमेशा आप सीरीज में लगाएंगे एंड वोल्टमीटर को आप हमेशा पैरेलल में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो थोड़ा सा आगे नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, ठीक है। जो आज का थर्ड टॉपिक और लास्ट टॉपिक है वो है ओम्स लॉ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है एंड कभी ऐसा होता ही नहीं कि इसके बेस पे न्यूमेरिकल आए, हमेशा इसके बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं। तो ओम्स लॉ क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये पढ़ेंगे आप मेनली, ठीक है। कि डिपेंडेंसी क्या है, ठीक है, एक दूसरे में क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी क्या है। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को समझाने के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी है, आपके बुक में भी है एक्टिविटी। यहाँ पर करते क्या हम लोग, यहाँ पर 1.5 वोल्ट के हम लोग 4 सेल ले लेते हैं, ठीक है। ये चारों सेल हमने 1.5 वोल्ट के लिए है। अब इसे एक एक करके कनेक्ट करेंगे। तो पहले तो हम क्या करेंगे, हम यहां से कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। जब यहां से कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे तो सर्किट कुछ इस तरीके से 1.5 ये आया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस होता क्या है, अभी के लिए आपको बस इतना समझना है, यहाँ पर नाइक्रोम वायर लगी है, यहां से लेकर एक्स और वाई पॉइंट के बीच में नाइक्रोम वायर लगी है, उसे हम लोग भी रजिस्टर का नाम दे रहे हैं। वोल्ट मीटर ये पैरेलल में लगा है। अब पैरेलल में लगता है कैसे, बस इस तरीके से लगता है, थोड़ा अच्छे से डिटेल बाद में बात करेंगे। एमीटर जो होता है वो सीरीज में लगता है, वो इस तरीके से लगा है कि है आपके पास, और कनेक्शन यहां से आके हो गया। तो अभी फर्स्ट केस में सिर्फ 1.5 वोल्ट का, यहाँ पे मैंने आपको दिया नंबर ऑफ सेल 1 2 3 4, वोल्टेज कितना है, करंट कितना है, ठीक है, कितना कितना हमें मिला। तो जब मैंने इसे कनेक्ट किया, मैंने देखा वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आई, 1.5 वोल्ट, ठीक है। और उस वक्त करंट की रीडिंग आ गई 1 एम्पियर। अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट किया है किस तरीके से वैल्यूज आती है मुझे पता है, जब आप लोग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरे केस में हम क्या करते हैं, यहां से कनेक्शन हटा देते हैं और इसे यहां से जोड़ देते हैं, तो कनेक्शन सब कुछ वही है, सिर्फ इस बार 2 सेल यूज हुए, तो टोटल 3 वोल्ट आ गया है। तो करंट की रीडिंग इस वक्त 2 एम्पियर दिखाता है हमारा एमीटर। थर्ड केस में हम यहां से हटाते हैं, इसे यहां से ज्वाइन करते हैं। जब इसे यहां से ज्वाइन करते हैं तो इस बार 3 सेल आ चुके हैं, तो जो वोल्टेज हो चुकी है अभी वो हो चुकी है 4.5 वोल्ट, और जो एमीटर हमें करंट की रीडिंग दे रहा है वो है 3 एम्पियर। और लास्ट में हम लोग इसे यहां से कनेक्ट करते हैं। तो अब जब कनेक्शन होता है, चारों के चारों सेल यूज हो रहे हैं, टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट हो चुकी है, जो टोटल करंट है वो 4 एम्पियर आ चुका है आपका, ठीक है। तो ये आपके पास रीडिंग है, और इन रीडिंग के बाद यहां पर लिखा है V डिवाइडेड बाय I, जो वोल्टेज है उसे करंट से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब डिवाइड करेंगे 1.5 को 1 से, तो यहाँ पर आएगा 1.5, जब 3 को 2 से तो आएगा 1.5, 4.5 को 3 से तो आएगा 1.5, 6 को 4 से तो भी आएगा 1.5। तो ये क्या आ रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, एक ऐसी वैल्यू आ रही है जो चेंज नहीं हो रही है। वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग करंट भी इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होने पर लेकिन V और I को जब हम डिवाइड दे रहे हैं तो हमेशा एक ही वैल्यू मिल रही है, कांस्टेंट, कभी भी चेंज नहीं हो रही। और वही कांस्टेंट क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। थोड़ा सा और समझेंगे रेजिस्टेंस को भी थोड़ा सा डीपली जाके। मेनली अभी सिर्फ और सिर्फ ओम्स लॉ की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओम्स लॉ की बात करते हैं। तो ओम्स लॉ बोलता है भैया पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल दिख रहा है। हमने जब पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज किया तो करंट भी इंक्रीज हुआ। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को मैं यहाँ पर कम कर देता तो करंट भी मेरा जरूर कम होता, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, घर में बल्ब जब तेज से चलता है तो हम लोग बोलते हैं वोल्टेज ज्यादा आ रही, क्यों, क्योंकि जब वोल्टेज ज्यादा आएगी तो करंट भी ज्यादा आएगा, और हमारा जो अप्लायंस है वो पंखा जैसे हो गया वो तेज चलने लगेगा, जो लाइट है वो थोड़ा सा ज्यादा तेज ग्लो करने लगेगी। तो होपफुली आपको मेनली पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट तो आ गया। इसे लिखने में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमें पता है जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो 2 चीजें आती है, एक आता है इक्वल टू और एक आता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सॉरी, क्लास 9 में हम लोगों ने जब ग्रेविटी पढ़ा था तो ग्रेविटी में भी फोर्स का एक फॉर्मूला आया था, आप लोगों को याद होगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 बाय d स्क्वायर। जब ये भी हटता है तो इक्वल टू आता है और एक कांस्टेंट आता है g, याद आया कुछ, g क्या था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो एग्जैक्टली वैसे ही यहां पर भी एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट क्या होगा, r, रेजिस्टेंस कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, यही कांस्टेंट जो अभी हमने देखा, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती।
ये वैल्यू अगर आई किसकी, अगर हमें पूछे सर ये 1.5 किसकी वैल्यू है क्या यहाँ पर कांस्टेंट, तो एग्जैक्टली अगर आप फील करो सोचो तो दैट इज नाइक्रोम। जो नाइक्रोम वायर हमने यूज करी है ये उसकी वैल्यू दे रहा है। अगर नाइक्रोम वायर की जगह आप टंगस्टन यूज कर दोगे तो रेजिस्टेंस कुछ और हो जाएगा, रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा। नाइक्रोम एक अलॉय है, वो थोड़ा सा ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है। टंगस्टन यूज करोगे तो थोड़ा सा कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, तो 1.5 नहीं आएगा, शायद 0.8 या 1 ओम के आसपास आएगा। ठीक है, तो होपफुली आप इतना समझ गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस आ गया। यहाँ पर आप इसके बाद यही बोल सकते हो भाई V डिवाइड बाय I इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नन अदर देन योर रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ओम्स लॉ मेरे ख्याल से काफी अच्छा क्लियर हो चुका होगा सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम देखते हैं जब भी दोनों चीज डिवाइड होती है तो कांस्टेंट वैल्यू, और हम लोग एक ग्राफ की हेल्प से भी देखते हैं, और ग्राफ है आपके पास ये। ठीक है, इसे VI ग्राफ कहते हैं। VI ग्राफ जिसमें वोल्टेज है, करंट है, रीडिंग्स आप कोई सी भी रखो, यहाँ पर वोल्टेज की रखो, यहाँ पर करंट की रखो। जब दोनों के दोनों को आप पुट करोगे तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, 45 डिग्री पे एक स्ट्रेट लाइन होगी हमेशा। ठीक है, तो ये आपके पास VI ग्राफ हो गया। सारी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग कवर कर चुके हैं, थोड़ा सा आगे और देखते हैं, रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस मेनली जो आपको एग्जांपल्स बताए जाते हैं वो काफी सारे हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो मैं भी मानता हूं वो है फैन का। ठीक है, फैन का जो रेगुलेटर होता है उसमें हम लोग समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे करके यूज किया जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टर्स होते हैं, डिवाइसेस हो गए या कुछ भी चीज हो गई। ठीक है, देखा जाए तो फैन, बल्ब, फ्रिज, हर चीज क्या है, ये रेजिस्टेंस ही है, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। एक रेजिस्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो, लैंप हो गया, किसी भी चीज को हम लोग रेजिस्टर बोल के रेजिस्टेंस की तरह यूज कर सकते हैं। अब रेजिस्टेंस क्या हुआ, अगर इंग्लिश की टर्म के अकॉर्डिंग देखें तो रेजिस्टेंस सिंपल एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है रुकावट। जैसे कि एक डैम है, तो डैम की जो प्रॉपर डैम है, डैम की जो वॉल है वो एक रेजिस्टेंस है जो पानी को आगे नहीं जाने देता। ठीक है, अगर आप कोई ऐसी मार्केट में घूम रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा भीड़